हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब आप सभी लोग। एक्चुअली आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे नए चैनल हमने स्टार्ट करा है इंटरेस्टिंग क्लासेस का, जिसमें हम ऑलरेडी 11th की पॉलिटिकल तो कर ही रहे हैं, साथ में हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल करेंगे। काफ़ी कुछ हम उसमें डिस्कशन करेंगे हमारे पॉलिटिकल के रिगार्डिंग, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, जुडिशरी, बहुत चीज़ें हैं पॉलिटिकल में जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रहेंगी। और 11th की भी हम पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे उसमें, हमारे 11th के जो क्लासेस के हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। मैं थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ हमारे इंडियन पॉलिटी के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं, पहले हमारा चैप्टर है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा आज एक पहला सब्जेक्ट है हमारा, जैसे चैप्टर है कि हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आज हम करेंगे। इंडियन पॉलिटी को हम भारतीय राज्य व्यवस्था बोलते हैं। आप सभी को पता होगा भारतीय राज्य व्यवस्था। एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान। तो मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ हमारे जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल जो है उसमें हम किस किस चीज़ों की बातें करते हैं। तो इंडियन पॉलिटी में हम बात करते हैं, हमारी गवर्नमेंट आ जाती है इसमें। गवर्नमेंट यानी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, हमारी सरकार, ठीक है। एंड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, इसमें हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं इसमें। अब हम ये देखते हैं हमारे इंडियन पॉलिटिकल में हम किस किस चीज़ों को इसमें डिस्कशन करेंगे। तो हमारी सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट में हम किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट हमारा आता है इसमें यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम संघ सरकार भी बोलते हैं, ठीक है। और हम गवर्नमेंट में हमारा दूसरा जो हम आज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट आती है इसमें हमारी इंडियन पॉलिटिकल में, स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम राज्य सरकार बोलते हैं, राज्य सरकार। थर्ड हम डिस्कशन करेंगे हमारी गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट, जिसको आप स्थानीय सरकार बोलते हैं। स्थानीय सरकार बोलते हैं। एंड फोर्थ हमारा आ जाता है इसमें जुडिशरी। जुडिशरी को हम बोलते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका। एंड हमारा फिफ्थ पॉइंट हमारे इंडियन पॉलिटिकल में काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं संस्थाएं। ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें हमारी संस्थाएं आ जाती है। तो ये सभी हमारे किसके अंदर आते हैं, हमारे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था में, ठीक है। अब हम जानेंगे जैसे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमारा देश, मैं आपको थोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता दूं। जो हमारा देश है वो एक डेमोक्रेटिक देश है, और डेमोक्रेटिक देश है जो हमारा कहते हैं दुनिया का ना सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, भारत ही है। कौन सा है, भारत ही है हमारा। जैसे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा,
और हमारा देश जो है एक डेमोक्रेटिक देश है, आप सभी को पता होगा, और ये एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी हमारा भारत का ही है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ में बता दूं कि जो दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक देश होते हैं, डेमोक्रेटिक देश होते हैं, उनमें संविधान जो होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, वो या तो लिखित होगा या वो अलिखित होगा, रिटन या अनरिटन होता है। बट जो हमारे देश का एक संविधान है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? एक लिखित संविधान है भारत का। और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का ही है। तो हमने क्या जाना कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो संविधान है एक लिखित संविधान है, और दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाला देश भी हमारा भारत ही आता है। तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे मौलिक अधिकार। देन हम बात करेंगे डीपीएसपी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसे कहते हैं। हिंदी में आप लिख लो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो डिस्कशन करेंगे। देन हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी हमारे मौलिक कर्तव्य, ये सभी हमारे किस में आ जाते हैं? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में आते हैं। एंड हमारा फोर्थ पार्ट आ जाता है हमारा सिटीजनशिप, नागरिकता। सिटीजनशिप को भी हम, नागरिकता को भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही पढ़ते हैं, बिकॉज हमारा जो पार्लियामेंट होता है उसको अधिकार है सिटीजनशिप पे कानून बनाने का, सिंपल मेजॉरिटी से। हम आगे डिस्कशन करेंगे मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, वो सारा हम आगे डिस्कशन कर लेंगे एक बार। मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा क्या होती है सिंपल मेजॉरिटी, क्या होती है स्पेशल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी पार्लियामेंट को अधिकार होता है कि वो हमारे सिटीजनशिप पे कानून बना सकती है, बट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे हमारे मौलिक अधिकार, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको वॉलेट करता हो। तो ऐसा कोई कानून पार्लियामेंट नहीं बना सकती। अगर ऐसा कोई कानून पार्लियामेंट बनाती है जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ वॉयलेट होता हो या हमारे उसको एक वॉयलेट करता हो, वॉयलेशन हमारे फंडामेंटल राइट्स का होता हो, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर एक्शन ले सकती है और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है उस एक्ट को, उस कानून को। ठीक है, तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे आगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं हमारी गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट हमारी जो होती है, सरकार जिसे हम कहते हैं, तो सरकार हमारी क्यों ज़रूरत है? हमारे देश में सरकार की क्यों आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहला क्वेश्चन यह राइज होता है कि सरकार की क्यों आवश्यकता हमारे कंट्री में है। तो जैसे हमारे देश को चलाने के लिए, हमारे देश में जो कुछ विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए, उन सभी चीज़ों को सुलझाने के लिए हमें सरकार की आवश्यकता होती है। तो सरकार ने क्या करा? एक स्टेट बनाया, स्टेट, राज्य। ये राज्य वैसे राज्य नहीं है कि आप यूपी, उत्तराखंड, बिहार, ये वो राज्य नहीं, ये राज्य होते हैं हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाला राज्य। ठीक है, तो हम एक चीज़ जान लेते हैं यहाँ पर कि राज्य बनाने के लिए हमें 4 एलिमेंट्स की नीड होती है। किनकी? 4 एलिमेंट्स की नीड होती है हमें राज्य बनाने के लिए। 4 एलिमेंट की नीड होती है। 4 एलिमेंट की नीड होती है एक राज्य बनाने के लिए। वो 4 एलिमेंट कौन से होते हैं आप यहाँ एक बार जान लीजिए। फर्स्ट होता है हमारा
पॉपुलेशन होनी चाहिए वहाँ की, एक स्टेट बनाने के लिए पॉपुलेशन होनी चाहिए। सेकंड, एरिया होना चाहिए, एरिया यानी क्षेत्रफल होना चाहिए। गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट हमारी कैसी होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट हमें सरकार होनी चाहिए। और हमारा फोर्थ पॉइंट है, वो गवर्नमेंट जो होनी चाहिए वो सोवरेन होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? सोवरेन, संप्रभुता वाली सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता वाली सरकार होनी चाहिए। तो देखिए, स्टेट जो है बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत, 4 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। 4 एलिमेंट जैसे कैसे कि हमारा जो देश है, मैं आपको बताऊं, जैसे अमेरिका हो गया, या हमारा इंडिया, ये सभी एक स्टेट ही तो हैं। और स्टेट बनने के लिए हमें किन किन चीज़ों के एलिमेंट की ज़रूरत है? 4 चीज़ों की। उनकी अपनी खुद की पॉपुलेशन होनी चाहिए, फर्स्ट, उनका एरिया क्षेत्रफल होना चाहिए, वहाँ की गवर्नमेंट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट जो है संप्रभुता होनी चाहिए, सोवरेन होनी चाहिए। अब सोवरेन का मैं आपको एक बता देता हूँ, सोवरेन का मतलब क्या होता है। सोवरेन मतलब होता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी, वो जो गवर्नमेंट होगी वो एक इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, आज़ाद होनी चाहिए अपने डिसीजन लेने के लिए। या वो कोई कानून बनाती है तो ये नहीं है कि उनके ऊपर दबाव है अमेरिका का। जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ भी कानून बनाती है, अगर वो कुछ भी कानून बनाती है तो वो ब्रिटेन या अमेरिका के दबाव पे नहीं बनाती। हमारे देश की जो गवर्नमेंट है बिल्कुल आज़ाद है, वो जो भी कानून बनाएगी वो फ्रीडम होकर बनाती है। तो हम सोवरेन का मतलब ये होता है कि हमारे जो देश की गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, किसी के दबाव में काम नहीं करती। तो सोवरेन का मतलब ये होता है। अगर एक और चीज़ अराइज होती है कि अगर इन 4 एलिमेंट में से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो क्या वो राज्य बन सकता है? तो नहीं। ये 4 एलिमेंट होने बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपने इंडिया के एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया की अपनी पॉपुलेशन भी है, बिल्कुल है, क्योंकि देश में, इंडिया में, हमारे पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया की 2nd नंबर पे पॉपुलेशन आती है सबसे ज़्यादा। तो इंडिया की अपनी खुद की पॉपुलेशन है, इंडिया का अपना एक क्षेत्रफल है, एरिया भी है इंडिया का, हमारी गवर्नमेंट भी है, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक संप्रभुता वाली गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंट, आज़ाद है। तो ये 4 एलिमेंट हमारे इंडिया पे बिल्कुल फिट बैठते हैं, इसलिए भारत एक स्टेट माना जाता है, राज्य अपने में माना जाता है। अब आप यूएसए का भी एग्जांपल ले सकते हो, अमेरिका का, वो भी एक स्टेट है, क्योंकि उनकी भी अपनी पॉपुलेशन है, वो उनका भी एक एरिया है, और वहाँ की भी गवर्नमेंट है, और वो सोवरेन है। तो आप कह सकते हो कि हम एक स्टेट, राज्य, हम इसलिए बोला जाता है हमें। बट एक और चीज़ मैं इसमें बता दूं कि जब हम 1950, जब हम ब्रिटेन के गुलाम थे, तो उस टाइम पे हम जो क्या स्टेट माने जाते थे उस टाइम पे? तो क्वेश्चन आता है कि नहीं, हम उस टाइम पे राज्य नहीं कहला सकते थे, क्योंकि हम दबाव में थे ब्रिटेन के। हम कुछ भी ऐसा कानून नहीं बना सकते थे जो हम इंडिपेंडेंट हो गए हम कानून बना लें, तो हम उस टाइम पे एक स्टेट के दायरे पे नहीं आते थे। ठीक है। अब स्टेट जो होता है, स्टेट की बात और मैं स्टेट के बारे में एक और चीज़ बता दूं, जो स्टेट होता है, स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का दूसरा मतलब, स्टेट का मतलब होता है कि स्टेट का मतलब होता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी से माना जाता है। स्टेट का मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी से माना जाता है स्टेट का मतलब, यानी समाज की राजनीतिक संरचना से हम स्टेट को मानते हैं। इसका मतलब, स्टेट का मतलब ये होता है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। अब हम ये कहते हैं कि राजनीतिक संरचना का क्या मतलब हुआ? राजनीतिक संरचना का मतलब ये होता है कि जैसे हमारी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट है, जुडिशरी, ये सभी एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ही तो आती है। समझ रहे हो कि जो राजनीतिक
संरचनाएं यानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वो किस में हम आती है, वो हमारे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जुडिशरी सभी हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आती है। समझ रहे हो? और जैसे हमारा जो कंट्री है, अब मैं एक और चीज़ बताऊँ, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, या अमेरिका हो गया, या तुम सऊदी अरेबिया ले लो, या हमारा इंडिया ले लो, ये सभी अपने स्टेट में तो आते हैं, राज्य तो माने जाते हैं क्योंकि इनकी अपनी पॉपुलेशन भी है, एरिया भी है, गवर्नमेंट भी है, सोवरेन भी है, बट वहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव है। वहाँ की जो समाज की राजनीतिक संरचना है ना, उसमें चेंजेस है, बिकॉज हमारा जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है भारत एक। अमेरिका भी खुद में एक लोकतांत्रिक देश है, बट ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश नहीं माना जाता क्योंकि वहाँ का क्या है, जो वहाँ की मोनार्की सिस्टम वहाँ चलता है लोकतांत्रिक देश, बट वहाँ पर एक तरह से जो अधिकार होते हैं वो राजा रानी के पास होते हैं। अब एक सऊदी अरेबिया आप एग्जाम्पल ले सकते हो। सऊदी अरेबिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक देश नहीं है। कुछ देश ऐसे होते हैं डिक्टेटरशिप चलती है, वहाँ पर तानाशाही शासन चलता है, तो उन देशों में क्या है, राज्य माने जाते हैं, बट वहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है उनमें चेंजेस माने जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये जाना कि पहले तो हम क्या जाना हमने स्टेट के बारे में, कि स्टेट बनने के लिए 4 एलिमेंट्स की नीड होती है। कौन कौन से इनके, वहाँ की पॉपुलेशन होनी चाहिए, एरिया होना चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और सोवरेन होने चाहिए। और स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब ये नहीं होता कि जैसे हमारे देश की जैसे यूपी हो गया या कोई उत्तराखंड हो गया, बिहार, ये नहीं है स्टेट का मतलब। स्टेट का मतलब एक तरह से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी से माना जाता है। समझ रहे हो? अब एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं और काफ़ी गलत भी करते हैं। हमारे एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस, जैसे आप हमारे एलएलबी के एंट्रेंस में देख लीजिए, ड्यू, क्लैट, बीएचयू में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं और काफ़ी बच्चों ने इसमें गलत करा है। हेड ऑफ स्टेट किसको कहा जाता है? अब यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट में बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि या तो वो इसको ये मान लेते हैं कि हेड ऑफ स्टेट या यूपी का पूछ रहा है, या वो दिल्ली का पूछ रहा है, या वो उत्तराखंड, बिहार या एनीथिंग। तो अगर ऐसे पूछता है हेड ऑफ स्टेट राज्य, तो वहाँ पर कौन होता है? राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है हेड ऑफ स्टेट। बट हेड ऑफ नेशन कौन होता है? हेड ऑफ नेशन कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। हेड ऑफ नेशन कौन होता है? हेड ऑफ नेशन जो होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है हमारा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा हेड ऑफ स्टेट में, वो आप गवर्नर नहीं करोगे, आप उसको प्रेसिडेंट ही करना। प्रेसिडेंट ही इसका आंसर होता है, और राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझे कि हमने आज गवर्नमेंट के बारे में बताया मैंने आपको कि गवर्नमेंट की एक सरकार मतलब स्टेट होना चाहिए, वो 4 एलिमेंट की नीड होती है, कौन कौन से पॉपुलेशन, एरिया, गवर्नमेंट और सोवरेन होने चाहिए। और पॉलिटिकल का मतलब ये नहीं है कि वो यूपी या कोई उत्तराखंड, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी से माना जाता है। उसका मतलब स्टेट का मतलब ये होता है, मीनिंग होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो हम करते हैं गवर्नमेंट के जो टियर, कि सरकार के स्तर कितने होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट टियर। गवर्नमेंट टियर, सरकार के स्तर कितने होते हैं। तो फर्स्ट जो होता है गवर्नमेंट के टियर, फर्स्ट होता है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट, इसमें अभी मैं आपको बताता हूँ। यूनियन गवर्नमेंट संघ सरकार से बोलते हैं। फिर सेकंड आ जाती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड आ जाती है हमारी लोकल गवर्नमेंट। ये हमारे गवर्नमेंट के टियर होते हैं, स्तर होते हैं। कौन कौन से? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। अब हम यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कहाँ काम करती है? ये सेंट्रल लेवल पे काम करती है। कौन से लेवल पे काम करती है? सेंट्रल लेवल पे काम करती है।
यानी हमारे पूरे देश में काम करती है कौन? यूनियन गवर्नमेंट। अब हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कौन से लेवल पे काम करती है? वो स्टेट के लेवल पे काम करती है। ठीक है, जैसे हमारे स्टेट लेवल पे कैसे काम करती है? जैसे हमारी यूपी की सरकार होगी, बीजेपी सरकार है, ठीक है। हमारे दिल्ली में, जैसे दिल्ली तो एक तरह से स्टेट नहीं माना जाता, एक तरह से यूनियन टेरिटरी हो गया, या आप हरियाणा में ले लो खट्टर सरकार। तो ये सब क्या है? स्टेट गवर्नमेंट बात है, वहाँ पर स्टेट लेवल पे काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट कहाँ काम करती है? स्टेट लेवल पर। लोकल गवर्नमेंट कौन से लेवल पे काम करती है? ये करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम। कौन से? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। यानी ये काम करती है जिला पंचायत हो गई, या हमारी नगर पालिका, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, इस लेवल पर लोकल गवर्नमेंट काम करती है। कौन कौन से? हमारे जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत हो गया, ब्लॉक पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। तो लोकल गवर्नमेंट हमारे उस लेवल पे काम करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब देखिए, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों एक इंडिपेंडेंट होके काम करती है। किस में काम करती है? इंडिपेंडेंट होके काम करती है। स्वतंत्र होकर काम करती है दोनों सरकार। कौन कौन सी? यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या है? ये दोनों ये एकदम स्वतंत्र होकर काम करती है। यूनियन गवर्नमेंट जो भी काम करेगी कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी काम करे उसमें यूनियन गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा स्टेट के काम में। तो ये दोनों की दोनों यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट होकर काम करती है। इंडिपेंडेंट रिलेशंस होता है इनके बीच में। कैसा रिलेशन होता है? इंडिपेंडेंट रिलेशन होता है इन दोनों सरकार के बीच में। बट जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो कंट्रोल बाय होती है स्टेट गवर्नमेंट। किसके होती है? जो लोकल गवर्नमेंट होगी वो कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों में रिलेशन कैसा है? इंडिपेंडेंट का है, आज़ाद होकर काम करती हैं दोनों, यूनियन स्टेट। बट जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, ये आज़ाद होकर काम नहीं करती। इसको जो भी कानून बनाना है ये सब स्टेट ही करती है। तो ये कंट्रोल किसके लिए होती है? कंट्रोल कौन करता है इसको? स्टेट गवर्नमेंट करती है लोकल गवर्नमेंट को। ठीक है, इलेक्शन को लेकर या कुछ भी काम होता है तो स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे गवर्नमेंट के टीयर कितने होते हैं? 3 टीयर होते हैं, मैंने आपको जो बताया। फर्स्ट टीयर कौन सा है? फर्स्ट ईयर जो है हमारा, जो फर्स्ट ईयर है वो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है, सेकंड ईयर स्टेट गवर्नमेंट का, थर्ड ईयर हमारा लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट के ऑर्गन, गवर्नमेंट के अंग कितने होते हैं, सरकार के पार्ट्स कितने होते हैं। तो हम अगला टॉपिक लेते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गन कितने होते हैं, सरकार के पार्ट्स कितने होते हैं, अंग कितने होते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, मैं आपको अच्छी तरह से एक बार इसको समझा दूंगा। तो गवर्नमेंट के जो अंग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा होता है एग्जीक्यूटिव का। कौन सा होता है? एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव को हम कहते हैं कार्यपालिका। ठीक है, सेकंड हमारा है जो है वो हमारे बात करता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर आ जाते हैं गवर्नमेंट के अंग में। लेजिस्लेचर यानी विधायिका। थर्ड हमारी बात करता है जुडिशरी। किसकी? जुडिशरी की। जुडिशरी को हम कहते हैं न्यायपालिका।
न्यायपालिका। ठीक है, अब देखिए हमारे एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है। एग्जीक्यूटिव में हमारे मिनिस्टर्स आते हैं। कौन आता है? मिनिस्टर्स आते हैं, यानी मंत्री आते हैं इसमें एग्जीक्यूटिव में। लेजिस्लेचर में कौन आते हैं? हमारे हाउसेज आ जाते हैं, सदन आ जाते हैं इसमें, सदन। न्यायपालिका में क्या आता है? हमारे कोर्ट्स आ जाते हैं, कोर्ट्स। ठीक है, अभी मैं आपको मिनिस्ट्री बता दूंगा, हाउसेज बता दूंगा, कोर्ट्स वगैरह भी बता दूंगा। लेकिन हमारे जो है लेजिस्लेचर का वर्क क्या होता है, विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है मेकिंग ऑफ लॉ, कानून को बनाना। लेजिस्लेचर का काम क्या होगा? मेकिंग ऑफ लॉ, मेकिंग ऑफ लॉज, कानून को बनाना। तो कानून कौन बनाता है? लेजिस्लेचर बनाती है, हाउसेस बनाते हैं। यानी देखिए, जैसे हम बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट की, सेंट्रल सरकार की हम बात करते हैं, तो सेंट्रल में हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव आ जाती है, यूनियन लेजिस्लेचर आ जाती है, जुडिशरी आ जाती है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमारे कौन कौन आ जाएंगे? हमारे उस टाइम पे उसमें आ जाएंगे पीएम आ जाएगा और वहाँ के मंत्रीज आ जाएंगे। ठीक है, लेजिस्लेचर में कौन आएगा? यूनियन लेजिस्लेचर में कौन आ जाएंगे? हमारी पार्लियामेंट आ जाएगी। पार्लियामेंट में कौन कौन आएंगे? लोकसभा, राज्यसभा। जुडिशरी में हमारा सुप्रीम कोर्ट्स आ जाते हैं। बट अगर हम बात करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव की, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो मिनिस्टर्स होंगे उसमें सीएम होगा और उसके अन्य मिनिस्टर्स होंगे, मंत्री होंगे। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो उसमें हाउसेज में कौन आएगा? विधानमंडल आएगी, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल आएगी उसमें। देन हमारे जुडिशरी में आ जाएंगे, स्टेट जुडिशरी में हमारे हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेजिस्लेचर का काम। मैंने आपको बताया क्या होता है, मेकिंग ऑफ लॉ, कानून को बनाना। अब हमारे जो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जो होती है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, इम्प्लीमेंट करना कानून को। क्या करना है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ यानी कानून को लागू करना, कानून को लागू करना। तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? एग्जीक्यूटिव हमारे जो कार्यपालिका काम क्या होता है, वो क्या करती है? इम्प्लीमेंट करती है लॉ को, कानून को लागू करती है। बना कौन रहा है? लेजिस्लेचर बना रही है। लागू कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव कर रही है, कार्यपालिका। बट अब आ जाओ जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या होता है? जुडिशरी का काम होता है एग्जामिन ऑफ लॉ, सॉरी, एग्जामिन ऑफ लॉ यानी कानूनों की जांच करना, कानूनों की जांच करना। तो जुडिशरी का काम क्या होता है? एग्जामिन ऑफ लॉ, कानून की जांच करना। क्योंकि हमारी जो भी पार्लियामेंट है वो कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता हो, हनन हो रहा हो। अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो जुडिशरी उसको अपने आप ही शून्य कर देगी, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर देगी। ऐसा काफ़ी केसेस में हुआ, जैसे एक 99वां अमेंडमेंट हुआ था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, एक केस आया था, मैं उसको बता दूंगा, आगे डिस्कशन करेंगे हम जुडिशरी के चैप्टर में, उसको डिस्कशन करेंगे। बट क्या हुआ था उसमें, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे पार्लियामेंट ने जुडिशरी में काफ़ी चेंज करा था, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करा, उसमें काफ़ी चेंज करा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो नियुक्ति होती है, जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है, उसमें चेंज कर दिया था उन्होंने। तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, उसको शून्य कर दे, ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो हमारे क्या कर रहा था, हमारे जुडिशरी को एक तरह से ख़राब कर रहा था, तो उसमें हस्तक्षेप कर रही थी हमारी पार्लियामेंट। तो उस टाइम पे उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसा कोई भी कानून
हमारे पार्लियामेंट नहीं बना सकती जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता हो, हनन होता हो। ठीक है, तो हमने क्या क्या जाना, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, मेकिंग ऑफ लॉ, कानून को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, कानून को लागू करना। लेकिन जुडिशरी का काम क्या होता है, कानून की जांच करना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, अब मैं थोड़ा आपको लेजिस्लेटिव के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में थोड़ा और डिस्कशन कर देता हूँ। लेजिस्लेचर यानी हमारी विधायिका। इसका काम क्या है, मेकिंग ऑफ लॉ ही काम है इसका, कानून को बनाना। ठीक है, तो हम इसमें हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे, बड़े ध्यान से सुन लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे सेंट्रल लेवल और एक स्टेट लेवल। ठीक है, जिसमें हमारे लेजिस्लेचर में कौन आते हैं, हमारे हाउसेज आते हैं, सदन आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें हमारे कौन कौन आता है, सेंट्रल में हमारा आ जाता है पार्लियामेंट आता है। इसमें क्या आता है, पार्लियामेंट यानी हमारा संसद आती है इसमें। ठीक है, अब हम पार्लियामेंट किन किन चीज़ों से बनता है, हमारी जो संसद है किन चीज़ों से बनता है, हमारे 3 चीज़ों से बनता है। पहला प्रेसिडेंट होता है, सेकंड लोकसभा, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और थर्ड हमारा होता है राज्यसभा। तो हमारे पार्लियामेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट किन चीज़ों से बनता है। तो पार्लियामेंट जो हमारे 3 चीज़ों से बनता है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकंड लोकसभा आता है, थर्ड राज्यसभा। ठीक है, हम ये भी याद कर लेते हैं, थोड़ा आर्टिकल में बता देता हूँ। आर्टिकल शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आर्टिकल प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52 में आता है, लोकसभा का हमारा आर्टिकल आता है 81 में, और हमारा राज्यसभा हमारे कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 80 में आता है हमारा राज्यसभा। ठीक है, लेकिन कोई हमसे पूछे हमारे हाउसेस कितने हैं, तो हाउसेस तो ओनली 2 ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा। बट अगर कोई पूछे पार्लियामेंट किन चीज़ों से बनता है, तो पार्लियामेंट हमारे 3 चीज़ों से बनता है, प्रेसिडेंट आता है उसमें, लोकसभा आती है और राज्यसभा आती है। अब हम जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उनको हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और राज्यसभा के मेंबरों को भी हम एमपी ही कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी हिंदी में आप कह लो सांसद। ठीक है, इंग्लिश में आप कह लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, सेंट्रल में क्या क्या चीज़ आती है, पार्लियामेंट में हमारे प्रेसिडेंट आता है सबसे पहले, फिर लोकसभा, राज्यसभा। आर्टिकल हमने देखा, आर्टिकल 52 में हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, लोकसभा की बात हम आर्टिकल 81 में करते हैं, और राज्यसभा में बात हम आर्टिकल 80 में करते हैं। अब जो हमारी लोकसभा में कौन बैठता है, एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और राज्यसभा के भी जो मेंबर होते हैं उनको हम एमपी ही कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहते हैं, हिंदी में इनको सांसद कहते हैं। लोकसभा के मेंबर को चुना कैसे जाता है, सभी को पता होगा, कौन चुनता है, पीपल चुनते हैं। ठीक है, टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर्स होता है लोकसभा के मेंबरों का। बट राज्यसभा को कौन चुनता है, राज्यसभा के मेंबरों को कौन चुनता है, राज्यसभा के मेंबर को चुनता है हमारे स्टेट के एमएलए राज्यसभा के मेंबरों को चुनते हैं। ठीक है, इनका जो टेन्योर होता है राज्यसभा के मेंबरों का 6 ईयर इनका टेन्योर होता है,
ठीक है। और आगे और भी डिस्कशन करेंगे जब लोकसभा राज्यसभा का कुछ चैप्टर आएगा, तो मैं आपको डिस्कशन में पूरा अच्छी तरह उसमें समझा दूंगा। लोकसभा के जो मेंबर हैं, अभी मैक्सिमम मेंबर तो 552 थे, बट अभी इस टाइम पे एक अमेंडमेंट करा था 104 104 अमेंडमेंट करा 2020 में, और 2 एंग्लो इंडियन को अब ख़त्म कर दिया, तो अभी मैक्सिमम 550 हैं मैक्सिमम। और अभी प्रेजेंट में 543 मेंबर्स हैं लोकसभा में। और राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? मैक्सिमम तो 250 हैं, बट प्रेजेंट में 245 मेंबर्स हैं अभी राज्यसभा में। 245 मेंबर राज्यसभा में है प्रेजेंट अभी। और आगे मैं आपको डिस्कशन करके बता दूंगा। सॉरी। अब हम बात करते हैं स्टेट लेवल की। स्टेट में हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर की। स्टेट लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव की हम बात करेंगे, यानी राज्य विधायिका। राज्य विधायिका की बात हम स्टेट में करेंगे। अब देखिए, राज्य विधायिका में कौन कौन आ जाता है। फर्स्ट हमारा आता है इसमें गवर्नर आता है, जिसको हम हिंदी में राज्यपाल कहते हैं। सेकंड हमारा आ जाता है इसमें स्टेट विधानमंडल। स्टेट विधानमंडल आ जाता है हमारा। तो स्टेट में हमारे कौन कौन आते हैं? गवर्नर आता है, स्टेट विधानमंडल आता है। अब स्टेट विधानमंडल में हमारे कौन आता है? एलए आ जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली आती है, जिसे हम कहते हैं विधानसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली इसकी फुल फॉर्म है, लेजिस्लेटिव असेंबली इसकी फुल फॉर्म है, और हिंदी में हम इसको कहेंगे विधानसभा। और हम लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा के मेंबर को क्या कहेंगे? इसके मेंबरों को हम कहेंगे एमएलए। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं। देन हमारा सेकंड जो था वो था हमारा स्टेट का ही चल रहा टॉपिक। एलसी आ जाती है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान परिषद। और इसके मेंबर को हम क्या कहेंगे? एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमएलसी कहते हैं विधान परिषद के मेंबरों को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, विधानसभा तो हर स्टेट में ही है, आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है विधान परिषद, आपको पता है कितने स्टेट में है? अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं चलो आपको बता दूं अभी, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। लेजिस्लेटिव जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो हमारे 6 स्टेट में है, और इसको याद करने का जो तरीका है वो आप इसको एक शॉर्ट फॉर्म याद कर लो इसकी, तुम्बक करके, TUMBAK, तुम्बक की पूरी फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ। T फॉर तेलंगाना, U स्टैंड फॉर उत्तर प्रदेश, यूपी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। M स्टैंड फॉर महाराष्ट्र, B फॉर बिहार, A फॉर आंध्र प्रदेश, AP लिख रहा हूं मैं, आंध्र प्रदेश, और K फॉर कर्नाटका। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है विधान परिषद, वो हमारे ओनली 6 स्टेटों में ही है। तुम्बक से याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी
हर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं इसके बारे में कि लेजिस्लेटिव असेंबली कौन से स्टेट में है, तो आप इसको याद कर लेना तुम्बक के नाम से, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं कि किसी के मन में आ रहा हो कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, विधान परिषद, वो हर स्टेट में क्यों नहीं है। तो हर स्टेट में इसलिए नहीं क्योंकि इनका कुछ इम्पॉर्टेंट काम नहीं है होता इनका। विधानसभा जो होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो सारे स्टेटों में अपना काम कर लेती है, बट जहाँ पर माना जाता है कि पॉपुलेशन जिस स्टेट में ज़्यादा है, जैसे यूपी का एग्जांपल ले लीजिए, अब यूपी में 20 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, या महाराष्ट्र ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन, बिहार, इन सभी जगह बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इस कारण वहाँ पर विधान परिषद भी बनाया गया। तो इसलिए हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल भी जान लिया, और आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जब इसका चैप्टर आएगा स्टेट गवर्नमेंट का। देन हम थोड़ा सा, ये तो हमने डिस्कशन करा हमारे इंडिया में, हमारे जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसके बारे में। थोड़ा हम आउटसाइड बाहर की भी हम पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, काफ़ी उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हम एक बात करते हैं यूएसए की, यानी अमेरिका की बात करते हैं हम, यूएसए। तो यूएसए में जो वहाँ की संसद है, यानी पार्लियामेंट जो है वहाँ की, उसका नाम आपको पता है क्या है? क्या नाम है उसका? बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं चलो आपको अभी बता देता हूँ, छोड़ो क्या बताओगे। उनकी जो पार्लियामेंट का नाम है वो है कांग्रेस। क्या नाम है? कांग्रेस नाम है उनकी पार्लियामेंट का नाम, यूएसए की। और वहाँ पर भी यही सिस्टम है, जैसे हमारे इंडिया में क्या है कि विधायिका ही कानून बनाती है, यानी हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेचर जो काउंसिल है, हमारी लेजिस्लेचर काउंसिल जो होती है वो ही कानून बनाती है। तो ऐसे ही अमेरिका में भी, यूएसए में भी लेजिस्लेचर ही, जो वहाँ की विधायिका है, वो ही कानून बनाती है। इस कारण सेम है। तो वहाँ की जो पार्लियामेंट का नाम है वो है कांग्रेस। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, वैसे ही वहाँ की जो राज्यसभा का नाम है वो है सीनेट। क्या नाम है? सीनेट। और जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, वैसे ही अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा। तो मैंने इसमें क्या आपको बताया? इसमें मैंने बताया कि जो हमारी यूएसए अमेरिका है सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे इंडिया में विधानसभा ही कानून बना रही है ना, कानून कौन सा? विधानसभा। ऐसे यूएसए में भी विधानसभा ही कानून बनाती है। तो वहाँ पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट नाम है संसद, वैसे ही वहाँ की जो पार्लियामेंट का नाम है वो है कांग्रेस। हमारे यहाँ राज्यसभा है, वहाँ पर सीनेट है, या हमारे यहाँ लोकसभा है, वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए ब्रिटेन का। ब्रिटेन में भी यही है, वहाँ पर भी विधायिका ही कानून बनाती है, लेजिस्लेचर ही कानून बनाती है। तो जैसे यहाँ पर हमारे लोकसभा है, जैसे यहाँ पर हमारा लोकसभा है, तो वहाँ पर क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स है होता है वहाँ पर। जैसे हमारा यहाँ पर राज्यसभा है, तो वहाँ पर क्या? हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो यूएसए ब्रिटेन दोनों सेम है। हमारे यहाँ भी विधायिका कानून बनाती है, यूएसए में भी कानून विधायिका बनाती है, ब्रिटेन में भी जो कानून बनता है वो विधायिका ही बनाती है, लेजिस्लेचर ही बनाती है। तो वही सिस्टम है यहाँ, वहाँ भी जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है वैसे वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स है, हमारे राज्यसभा वहाँ पर ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। ठीक है।
तो ये क्या हमने लेजिस्लेचर के बारे में हमने डिस्कशन करा कि लेजिस्लेचर के बारे में हमने विधायिका के बारे में डिस्कशन करा, काम क्या होता है, मेकिंग ऑफ लॉ, कानून को बनाना। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, यानी कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, कानून को लागू करना। तो हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की, इसकी एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव यानी हमारी कार्यपालिका। ये हमारा आ जाता है कार्यपालिका। कार्यपालिका में, कार्यपालिका का काम क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, यानी कानूनों को लागू करना। क्या काम होता है, कानूनों को लागू करना। तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, कार्यपालिका को लागू करना, कानून को लागू करना। अब जैसे मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ एग्जीक्यूटिव के बारे में कि कानून को लागू कैसे करते हैं। हमारे देश में जो लॉ एंड ऑर्डर को कौन मेंटेन करता है, हमारे गृह मंत्री। जैसे सेंट्रल में देखा जाए तो गृह मंत्री कौन है इस टाइम पे, आपके अमित शाह, वही हैं सेंट्रल में। तो क्या वो पूरे हमारे कंट्री में क्या वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता। वो इतनी बड़ी कंट्री में पूरे लॉ एंड ऑर्डर को वो मेंटेन नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रखते हैं। क्या रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रखते हैं, यानी प्रशासन, नौकरशाही जिसे आप कह सकते हो, वो रखते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, वो क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप कह सकते हो, आप इस चीज़ को कह सकते हो, आप खुद सोचो कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है पार्ट है एग्जीक्यूटिव का। तो हम ये बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल होगा, यानी प्रशासन जो होगा वह कार्यपालिका का भाग होगा। भाग होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, कार्यपालिका जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है, इसका काम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, कानून को लागू करना। तो जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, वो हम ऐसा नहीं है कि पूरे देश में बैठ के वो अकेला ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर ले। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन रखता है अपने साथ, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन आता है, IAS आते हैं, PCS आते हैं, ये सभी हमारे IAS IPS ये सभी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाते हैं। और ये पार्ट होते हैं किसके, एग्जीक्यूटिव के ही पार्ट होते हैं। अब मैं आपको एक और इसका एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। कैसे, मान लीजिए, जैसे अब मान लीजिए कि हमारे अभी देश में इतना CAA पे बहुत बड़ा विवाद हुआ, ठीक है, सभी को पता होगा CAA पे इतना बड़ा विवाद हुआ है, दिल्ली में हुआ और यूपी में भी हुआ। तो हम यूपी का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए स्टेट यूपी में, मैं आपको पीछे समझा देता हूँ। तो स्टेट में जैसे हमारी यूपी जो है, स्टेट हमने ले लिया यूपी लिया। यहाँ पर समझ लो किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ,
जैसे सीए का ले लो वहाँ पर एक विवाद हो गया, तो क्या होगा वहाँ पर? वहाँ पर अब मैं आपको एग्जीक्यूटिव के बारे में समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ क्या होगा, जो हमारे गृह मंत्री है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, तो अकेले तो कर नहीं सकते वो, तो वहाँ एक सीढ़ी वाइज एक चलता जाता है कि भाई वो इसको बोलेगा, वो इसको बोलेगा, वो इसको बोलेगा। तो गृह मंत्री जो है हमारा होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जो होगा वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा किसको? डीजीपी को बोलेगा वो, कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको सही करो। तो डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर डीजीपी किसको बोलेगा? डीजीपी आगे बोलेगा एडीजीपी को कि भाई ये जो विवाद हो रहा है इसको बंद करवाओ जल्दी जल्दी। एडीजीपी का मतलब होता है, फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ आपको, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। देन एडीजीपी, डीजीपी ने एडीजीपी बोले, एडीजीपी अब किसको बोलेगा? वो बोलता है आईजी को। किसको बोलेगा? आईजी को। आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। देन आईजी किसको बोलेगा? आईजी बोलता है डीआईजी को, डीआईजी को बोलेगा, यानी डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस। ये मंडल में बैठते हैं डीआईजी। डीआईजी फिर डीआईजी किसको बोलेगा? वो एसएसपी को बोलता है, यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। किसको? एसएसपी को बोलेगा। अब एसएसपी अब सुनाएगा किसको? एसपी को। एसपी में हमारे एएसपी भी आ जाते हैं, यानी एसपी हमारे वही सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या एएसपी हमारे एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर एसपी या एएसपी ये बोलता है डीएसपी को, डीएसपी यानी इसमें सीओ भी आ जाते हैं, सीओ को ही बोलते हैं डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डीएसपी किसको बोलेगा? सीओ इंस्पेक्टर को बोलेगा, भाई ये विवाद हो रहा है इसको जल्दी जल्दी बंद कराओ। इंस्पेक्टर जो होता है 3 स्टार वाला होता है इंस्पेक्टर। अब जो है वो एसआई के पास जाएगा, एसआई को बोलेगा, एसआई सब इंस्पेक्टर। फिर एसआई जो है, एसआई है वो एएसआई को बोलेगा, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। फिर एएसआई वो हेड कांस्टेबल के पास जाएगा, और हेड कांस्टेबल के पास जाएगा। तो इस सीढ़ी के हिसाब से एक तरह से ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है। क्या हुआ, एक अकेला बंदा, यूपी की कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, 20 करोड़ से ऊपर है, तो क्या अकेला कोई गृह मंत्री स्टेट का, क्या उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर लेगा? वो नहीं कर पाएगा अकेला। तो क्या हुआ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाता है। तो सबसे पहले गृह मंत्री किसको फटकार लगाएगा? डीजीपी को लगाएगा कि भाई ये हो क्या रहा है स्टेट में, जल्दी जल्दी इसको बंद कराओ। फिर डीजीपी किसको बोलेगा? एडीजीपी को बोलेगा, सुनाएगा कि भाई तुम्हारे साथ क्या ये क्या करवा रहे हो तुम। फिर एडीजीपी किसको बोलेगा? आईजी को बोलेगा। आईजी किसको फटकार लगाएगा? डीआईजी को लगाएगा। डीआईजी किसको फटकार लगाएगा? एसएसपी को लगाएगा। एसएसपी किसको लगाएगा? तो एसपी को लगाएगा। एसपी किसको लगाएगा? डीएसपी को फटकार लगाएगा। डीएसपी इंस्पेक्टर को लगा देगा फटकार, तुम कर क्या रहे हो, जल्दी जल्दी लॉ इनको ख़त्म करो, विवाद जल्दी जल्दी भगाओ इनको जो ये दंगा कर रहे हैं। फिर एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल, इस तरीके से हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, यानी हमारे कानून को लागू भी किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम एक्चुअली इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक बार कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन करवाऊंगा अच्छी तरीके से। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कर देना। मैं आपको बेसिक टू एडवांस पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी करवाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। ना समझ आए तो एक बार कमेंट भी कर देना, मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।